की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और यह उपलब्धियां इसलिए भी हासिल हो पाई क्योंकि आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को 2014 में चुना जो पूरी तरह से कमिटेड थे, पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, जो पूरी तरह से इस बात के लिए संकल्पित थे कि भारत को विश्व के नेतृत्व के लिए तैयार करें। और इस 9 साल में अगर हम मोदी जी के अनेक अचीवमेंट्स को देखें, मोदी जी के कार्यों को देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से अगर सही नेतृत्व को हम चुनते हैं, सही व्यक्ति को हम चुनते हैं, सही लोग को हम अपना मत देते हैं, सही लोगों को अपना नेतृत्व हाथ में सौंपते हैं, तो कैसे हम आने वाले समय में अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने पूरे प्रदेश का विकास कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने चाहे धारा 370 हो, उसका खात्मे की बात हो, चाहे G20 के रूप में सफल आयोजन करके विश्व पटल पे भारत के संस्कार, भारत के स्वाभिमान, भारत के अस्तित्व को पूरे विश्व स्तर पे पहुंचाया था। और यही नहीं, हम सब ने पिछले कोविड की त्रासदी भी देखी। कोविड की त्रासदी के समय किस प्रकार से हमने कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया। और यही नहीं, 230 करोड़ लोगों को निःशुल्क जो पूरी कोविड की टीकाकरण की, और ऐसे ऐसे टीकाकरण एक दिन में इतने लोगों का टीकाकरण हुआ कि जो पूरे कई देशों में, पूरे के पूरे राष्ट्र में भी उतनी जनसंख्या ना। उसके बाद जब कोविड की त्रासदी के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में थी, 3 महत्वपूर्ण विश्व के देश जो कि अर्थव्यवस्था को, ग्लोबल इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं, उन तीनों में कोई ना कोई समस्या थी। लेकिन भारत में कोविड के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, और भारत की अर्थव्यवस्था आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे सामने है। और यही नहीं, और कोविड के बाद जिस तरह से कल्चरल और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में एक इकोसिस्टम मोदी जी ने क्रिएट किया, तो वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने है। जन कल्याणकारी योजनाओं को देखें, समाज की, राष्ट्र की, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से और अनेक पहल के माध्यम से एक एक व्यक्ति को, लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, चाहे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी लीकेजेस के। इसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित किया। आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जनधन अकाउंट के माध्यम से हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हो, एक एक व्यक्ति के रूप में सभी योजनाओं को एक एक व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंचाने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम मोदी जी ने क्रिएट किया। और अभी हमने 22 जनवरी को देखा ही होगा साथियों, किस तरह से अयोध्या ने एक ऐतिहासिक क्षण हमारे सामने किया। इस अयोध्या के संघर्ष के लिए 500 साल का संघर्ष भारत के व्यक्तियों, भारत के सभी समाज ने किया। चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अनेकों बलिदान उन्होंने किए। उस बलिदान की गाथा उस हम लोगों ने साक्षी होके उस भव्य राम मंदिर का निर्माण देखा। पूरे देश में राममय होके जिस तरह से दिवाली का वातावरण 22 जनवरी को हमने देखा, वो अपने आप में सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाइवल के रूप में हमारे सामने होता है। और यही नहीं, काशी कॉरिडोर को हमने देखा है ना आप लोगों ने, किस तरह से काशी का कॉरिडोर बदल के भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। अभी अयोध्या की बात थी, अभी पीछे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा हो रही थी। लोग अनेकों इन्वेस्टमेंट अयोध्या में करना चाहते हैं, चाहे वहाँ पे होटल का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, चाहे वहाँ पे मंदिरों का निर्माण हो, वहाँ की स्वच्छता की बात हो। एक तरीके से भारत का सांस्कृतिक उत्थान की पृष्ठभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को हम सबने देखी।
और वह भी मोदी जी का एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट हमारे सामने है। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख ले हम, जिस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से हवाई जहाज के हवाई पट्टियों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस का, रेलवेज का, एयरपोर्ट्स का, पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो नारी बंधन अधिनियम सरकार लेके आई है, उज्ज्वला योजना लाई है। तो मेरा ये कहना है साथियों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने अनेकों बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे प्रकल्प चलाए और इसने भारत को एक विश्व पटल पे एक प्रमुख नेतृत्व के रूप में खड़ा किया। और हम गौतम बुद्ध नगर के निवासी यहाँ पे रहते हैं और गौतम बुद्ध नगर में 2017 में जब आप लोगों ने योगी जी को चुना, योगी जी को अपना मत दिया, योगी जी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे चुन के लेके आए, तो 2017 के बाद चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर के अंदर पहले के जो मुख्यमंत्री थे वह गौतम बुद्ध नगर में आने का भी से भी डरते थे। कोई मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर में नहीं आया। योगी जी ने उस बात को भी, उस जो टोटका था उसको खत्म करते हुए कई बार यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में आके सब लोग यहाँ के विकास के कार्यों को आगे गति प्रदान की है। यूपी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यूपी किस तरह से पूरे विश्व पटल पे आगे बढ़ रहा है। कुंभ मेले का हम लोगों ने निर्माण, कुंभ मेले का जिस तरह से आयोजन किया गया, जिसने अर्थव्यवस्था को आगे प्रोपेल किया, वो हम लोगों ने 2 कुंभ मेले के माध्यम से उत्तर प्रदेश में देखा। और अब योगी जी ने एक संकल्प लिया है साथियों कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो केवल भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 8% का कंट्रीब्यूशन करती है, उसको 20% लेके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले जाए। तो केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए और मोदी जी ने के भारत के विकास को नए आयाम दिए, ये हमारे सामने। लेकिन एक चीज मैं और बात करना चाहता हूँ, हम गौतम बुद्ध नगर के सब साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी बहुत बड़ी जो है पोटेंशियल है। गौतम बुद्ध नगर में भी के लोगों के अंदर जिस तरह की यहाँ की संभावना है, वह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। चाहे यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लें, यहाँ से 8-10 घंटे के रास्ते पे IIT कानपुर है, IIT BHU है, IIT रुड़की है, IIT जो दिल्ली है, नोएडा में IIT का संस्थान है, IIM लखनऊ है, शिवनागर यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है। ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले लोग ये उत्तम गौतम बुद्ध नगर के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते की संभावनाएं रखते हैं। साथ में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, दादरी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब है, जेवर एयरपोर्ट है। यह सब पोटेंशियल है जो हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण योगदान की संभावनाएं लेके आता है। फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली बॉम्बे का, जो डिफेंस कॉरिडोर भी यहाँ से होकर गुजर रहा है। यहाँ पे आसपास अगर आप देखें, गौतम बुद्ध नगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें सोनीपत यहाँ से पास है, मेरठ पास है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सारे जो टाउनशिप है आसपास के, इसमें भी एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी गौतम बुद्ध नगर से होके गुजरती है। यहाँ पे जमीन की उपलब्धता को देख लें, पानी की उपलब्धता को देख लें, बिजली की उपलब्धता को देख लें, और जो मैन पावर है, जो स्किल्ड मैन पावर है, उसकी भी उपलब्धता यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार देश की उन्नति का काम आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की उन्नति के कार्य में योगी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं,
गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारी संभावनाएं, उन संभावनाओं को लेकर अगर कोई आगे बढ़ता है, उन संभावनाओं को जमीनी स्तर पे लेके जाता है, तो जो योगी जी और मोदी जी का जो विजन है, जो उद्देश्य है, जो वो चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो, उसमें गौतम बुद्ध नगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सब कैसे संभव होगा, कैसे काम इसके लिए आगे होगा, इसके लिए एक बड़ा व्यापक सोच की भी आवश्यकता है। उस व्यापक सोच में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और आप सब लोगों का उसमें समर्थन है। 3 टायर, ये जैसे जब डबल इंजन की सरकार, जब सरकार बोलती है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे भी उस विजन को, जब मोदी जी का विजन, योगी जी का विजन के मिशन को लेकर हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि उस उद्देश्य को हम सफलता से पूरा कर पाएंगे। आवश्यकता है एक पूर्ण तरीके से समाज के लिए संवेदनशील, समाज के लिए प्रतिबद्ध, समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अगर काम करता हो, जिसको बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सब बातों की जानकारी को रखते हुए वो आगे बढ़ सकता है, तो इस क्षेत्र का जो संभावना है वो पूरी तरह से पूरा होगा। यह बात को आगे रखते हुए मैं 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ साथियों। वो ये है कि यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी हमारे सामने आई। जब हम घूमते हैं तो होम बायर्स की समस्या हमारे सामने आती है, इंडस्ट्रीज को लेके कई समस्याएं आती हैं। जो यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो औद्योगिक एसोसिएशन हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारी बातें सामने रखी हैं, वो समस्याएं हैं। उसके साथ ही यहाँ के रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और जो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस हैं, उन सब की भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। पोटेंशियल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, विजन भी है, मिशन भी है, लेकिन यहाँ की समस्याओं के बारे में जब हम चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो अथॉरिटी के पास, तीनों अथॉरिटीज के पास जाके अटक जाती है। वहाँ पे जिस तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम होना चाहिए, उसमें कई बार और फोकस तरीके से काम होना है। मुझे लगता है इन समस्याओं को अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह से आगे लेके काम करना होगा, तो वह एक रोड मैप के साथ काम करना होगा। उस बात को हम लेके चलेंगे तो हम अवश्य समझेंगे, सफल होंगे। और यही नहीं, जब हम देखते हैं नोएडा अपने आप में अर्बन सिटी के रूप में इस पूरा क्षेत्र डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब भूमि अधिग्रहण हुई यहाँ की, तो यहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें जो लोकल बॉडीज की जो गवर्नेंस है, चाहे पंचायती राज के रूप में हो, किसी न किसी तरह से वह एक नोएडा जो लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने लिखा है। चाहे होम बायर्स की सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लगभग 2 लाख से ऊपर होम बायर्स की यूनिट्स हैं और लगभग 10-12 लाख लोग उस होम बायर्स की समस्या से प्रभावित है। उसके ऊपर कई सरकार के जो है योजनाएं हैं, आगे चल रही है, लेकिन और व्यापक रूप से स्टॉल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसके लिए होम बायर्स के ऊपर व्हाइट पेपर निकाला गया है, व्यापक रूप से क्या काम करना चाहिए, कैसे उस समस्या का समाधान होगा। ग्रामीण विकास के लिए जैसे मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बनना चाहिए, किस संस्था या किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो अपनी समस्याओं को सामने रख सके। वो जो स्पोर्ट्स, युवाओं के लिए कैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आगे बढ़ सकती हैं, कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में ओपन जिम की स्थापना कर सकते हैं, किसानों की समस्याओं को कैसे उनको मुआवजा मिले, कैसे उनके लिए स्कूलों में प्रॉपरली जो है आरक्षण की बात हो, नौकरियों की व्यवस्था हो, उन सब की बातें भी इसमें रखें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के क्षेत्र के जन कल्याणकारी योजनाओं से जो लोग भी छूट गए, चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार कर रही है, लेकिन नमो सेवा केंद्र के माध्यम से जो लोग भी 5
विधानसभा क्षेत्र में नमो सेवा केंद्र की स्थापना से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उस सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी, उस योजना में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे, कहाँ जमा करने और कहां से उस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, ये नमो सेवा केंद्र के स्थापना के माध्यम से पूरे 5 क्षेत्र में यह कार्य हो रहा है और ये सब निःशुल्क उसमें काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आवश्यकता भी यहाँ पे, प्राइमरी ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात है। लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल सेक्टर्स के लिए फ्री होल्ड प्लॉट की आवश्यकता की यहाँ पे लोगों की आवाज है। और कई जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो वहाँ पे नशा मुक्ति के लिए केंद्र, स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र की आवश्यकता है। और जब मैं आर्थिक जगत की बात करता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि जिस तरह से बेंगलोर को हम देखते हैं, बेंगलोर ने पूरे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है। हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है। अकेला सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में विकसित होकर पूरे सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। लंदन और हांगकांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जा रहा है। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की बात है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की बनाने की बात है, इंटरनेशनल डिजाइन सेंटर की बात है, नोएडा को सिलिकॉन वैली के तर्ज पे उठाने की आगे की बात है। तो एक व्यापक सीईओ, सीएफओ, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, उन लोगों के लिए रेसिडेंशियल ब्लॉक्स विद बेस्ट एमिनिटीज उन जैसे बेंगलोर, हैदराबाद में डेवलप हुए, अगर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में से नोएडा अपने आप में न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रोपेल करेगा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रोपेल कर देगा। तो यह सारी बातें डिटेल से हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में रखी है। और साथियों, लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाला समय 2024 बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि भारत को विश्व गुरु के स्थान में 2047 में हम लेके जाएं, तो वैश्विक स्तर पे कई शक्तियां भी हैं जो भारत को कमजोर करने की प्रयास कर रही है। और केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में ही नहीं, भारत में भी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम सब लोगों को जागरूकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर पे काम करते हुए मैं एक दो बातें आपको और अवश्य जरूर कहना चाहता हूं कि लोगों के, कल ही प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम जब अपना पार्टी का, प्रदेश का और केंद्र का संकल्प पत्र बनाएंगे तो हम लोगों का फीडबैक लेंगे। तो आम जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उनकी क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे वो भारत को आगे देखना चाहते हैं, इस सबको व्यापक रूप से प्रधानमंत्री जी अपने जो मैनिफेस्टो में, सरकार में के मैनिफेस्टो में 2024 में लाना चाहते हैं। इसके लिए आम जनता की, आम व्यक्ति की जो भी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे हम लोग एक एक वोट, जो इलेक्शन में एक एक वोट महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता की इच्छा, आकांक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के लिए सरकार ने, मोदी जी ने कई सारे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप किए, बनाए हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी बात कौन सुनेगा, हम किस प्लेटफॉर्म में कहें, कैसे हमारी बात आगे पहुंच सकती है। लेकिन मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर व्यक्ति की, हर, चाहे बूढ़ा हो, वृद्ध हो, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, हर क्षेत्र के व्यक्ति का, आदिवासी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी बातें बहुत महत्व रखती है। उसको बहुत अच्छी तरह से सरकार और पार्टी बहुत ध्यान में रखती है और उसको पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी
कम्युनिकेशन के संवाद के माध्यम सरकार ने बनाए हैं। हम लोगों को उनका जो संवाद के माध्यम है उनको अवश्य अपने काम में लाना चाहिए। उन माध्यमों से हमें सरकार को अपनी बात, पार्टी के नेतृत्व को अपनी बात पहुंचानी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। और आम आदमी सशक्त कैसे होगा, आम आदमी मजबूत कैसे होगा? अपनी बात को सरकारी पार्टी के नेतृत्व तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो ऐप बनाया है। नमो ऐप में हम लोग अपने आप को उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नमो ऐप में पार्टी कई सर्वे कर रही है, पार्टी कई कई लेवल पे सर्वे कर रही है कि आम आदमी कैसे व्यक्ति को चाहते हैं, किसको, किसके नेतृत्व को, किसके हाथ में अपने क्षेत्र का नेतृत्व देना चाहते हैं। इस सब की व्यापक सूचना का तंत्र पार्टी ने तैयार किया है। तो जैसे ही आप नमो ऐप डाउनलोड करते हैं, दाहिनी तरफ नीचे एक आइकॉन आता है जनमन सर्वे का। उस जनमन सर्वे में अब आप अपनी बात को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। पूरी 150-200 की टीम है जो इसको एनालिसिस कर रही है। आप अपने जनप्रतिनिधि का मूल्यांकन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। कैसे आपके प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, कैसे वो आगे अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, कैसे आपके साथ संपर्क रखते हैं, इस सब की जानकारी आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। और अपने क्षेत्र में कैसा नेतृत्व आप चाहते हैं, किसको अपने नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं, इस सबको भी उस जनमन सर्वे के माध्यम से आप प्रधानमंत्री और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा सकते हैं। ये आपको भी सशक्त करेगा। और भी मल्टीपल सर्वेज हो रहे हैं, पार्टी के कई सर्वे होते हैं, आपको जगह जगह जाके लोगों से संपर्क करते हैं और इन सब की सूचनाओं को संकलित करके ही पार्टी निर्णय लेती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस चीज से सशक्त हो के आम आदमी, एक व्यक्ति अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा सकता है। और यह इसके ऊपर बहुत मेहनत से सरकार और पार्टी काम कर रही है। मुझे लगता है कि जैसे चाहे नव मतदाता का जो अभी प्रकल्प योजना चल रही है, या जो मैनिफेस्टो फीडबैक की बात चल रही है, इन सब को और व्यापक रूप से जो सर्वे अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं, उन सबको हम इस्तेमाल करेंगे तो अपनी बात को मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को कुछ संक्षिप्त में समाप्त करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी को प्रजातंत्र में जब तक अपनी बात को व्यापक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, सर्वे के माध्यम से, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के माध्यम से पहुंचाने की जब जो व्यवस्था है, उस चीज को इस्तेमाल करते हुए अपने विचारों को, अपने जो अपेक्षाओं को सीधी तरह पहुंचाना चाहिए। यही अपेक्षा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये दृष्टि पत्र है, इसको आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और अगर इसमें आपको समाधान के रूप में इसकी बात लगती है तो आप इस बात को जरूर समाहित करते हुए, समावेश करते हुए सब लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यह संकल्प में साथियों बड़ी शक्ति होती है। इतिहास को अगर हम देखें, जिन जिन लोगों ने भी संकल्प किया है, जिन जिन लोगों ने भी यह तय किया है कि हम अपने जीवन में इस चीज को अचीव करेंगे, तो उन्हें सिद्धि मिली है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसी बात को मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके समर्थन, आपके सहयोग और आपके स्नेह का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो आपने इतने विशाल संख्या में यहाँ पहुंचकर हमारा पूरा उत्साह बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे।